बेटा, आज हम पुनः राष्ट्र के स्वरूप पर चलते हैं, जो मुख्य अवतरण और हैं। आज हम जो मुख्य अवतरण दूसरा है, भूमि वाले खंड से। भूमि वाले जो तीन तत्व हैं, भूमि, जन और संस्कृति। अभी भूमि पर ही हम चल रहे हैं, भूमि को ही पढ़ा रहे हैं, भूमि के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में। तो आज हम दूसरे इसके मुख्य अवतरण पर आपका ध्यान इंगित कराते हैं और इसको पढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ, इसकी व्याख्या आपको समझाते हैं और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम आपको बताएंगे। तो दूसरा जो मुख्य अवतरण है वह इस प्रकार है। किताब में आप लोग भी ध्यान से पूर्वक इसको देखिए। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। कमर कसनी अर्थात मुहावरे का कार्य के प्रति सजग रहना। कमर कसना मुहावरे का प्रयोग है, अर्थात कार्य के प्रति सजग रहना। इसमें लेखक ये बताना चाहते हैं, लेखक बता रहे हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से निर्मित होता है उसमें भूमि तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्र जिन तत्वों से निर्मित होता है, राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से बनता है, जो तीन तत्व हैं, उसमें तीन तत्वों में भूमि सबसे महत्वपूर्ण है। और भूमि के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगर भूमि नहीं रहेगी तो राष्ट्र की कल्पना तो असंभव है, राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और भूमि ही हमारे राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देने वाली है। तो कहते हैं, इस पृथ्वी से संबंधित जितनी भी, चाहे वह वस्तु छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे बड़े स्तर पर हो, चाहे छोटे स्तर पर हो, उसका हर तरह से हमें उसकी जानकारी, उसका ज्ञान अर्जन करने के लिए हमें हर तरह से सजग रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। सांगोपांग अध्ययन संपूर्ण जानकारी, और इससे लेकर के अंत तक। आद्योपांत होता है सांगोपांग, मतलब संपूर्ण जानकारी। पृथ्वी से संबंधित जितनी भी जानकारी है, एक जागृत राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस कार्य को वह आनंद, अर्थात आनंद में भर करके, अर्थात बड़ी प्रसन्नता के साथ इस कार्य को करे। जो इसका पृथ्वी से संबंधित सो कार्य के लिए वह जागृत हो, वह करने के लिए तैयार हो, तो वह कार्य जो है बड़े प्रसन्नता पूर्वक से करना चाहिए। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि पृथ्वी से संबंधित जितनी भी जानकारी है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के लोग गांव और नगरों दोनों जगहों पर निवास करते हैं, इसलिए गांवों में और नगरों में इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसके केंद्र स्थापित होने, जगह जगह से केंद्र स्थापित हो जाए, ताकि केंद्रों से जाकर के उसके बारे में सारी जानकारी लोग ले सके। बस इतना ही है, ये मुख्य है, छोटा है अवतरण। इस कर्तव्य की पूर्ति ले होना आवश्यक है। ये आपका उसकी व्याख्या हो गई। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, अब हम उस पर चलते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत अवतरण के लेखक और शीर्षक, लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, और शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश आप लोग निशान लगा लीजिए। रेखांकित अंश है पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन
जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। ये रेखांकित अंश है, छोटा अवतरण है इसलिए छोटा रेखांकित भी है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। तो अब इसकी व्याख्या है। इस रेखांकित अंश में राष्ट्र के नागरिकों को यह चाहिए कि वह अपने देश की धरती का आज संपूर्ण जानकारी, उससे संबंधित सारी जानकारी के लिए हर तरह, सैकड़ों हजारों प्रकार से वह प्रयत्नशील रहे, हर तरह से प्रयत्नशील रहे, जितना भी हो सके प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इस प्रयत्न में उन्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जो अपने राष्ट्र के लिए पृथ्वी से संबंधित जितनी भी जानकारी वो प्राप्त करें, वह बड़े ही अच्छे मन से, अच्छे भाव से उस कार्य को करें। ये इसका व्याख्या हो गई, छोटी सी व्याख्या हो गई। तीसरा प्रश्न है, विद्वान लेखक ने राष्ट्र के निर्माणक तत्वों में, विद्वान लेखक ने राष्ट्र के निर्माणक तत्वों में किस तत्व को श्रेष्ठ माना है और क्यों? प्रश्न है, विद्वान लेखक ने राष्ट्र के निर्माणक तत्वों में किस तत्व को श्रेष्ठ माना है और क्यों? तो इसका उत्तर है, विद्वान लेखक ने राष्ट्र के निर्माणक तत्वों में भूमि को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि भूमि के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है तथा मातृभूमि ही राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। उत्तर पुनः सुनिए, फिर से उत्तर सुनिए। विद्वान लेखक ने राष्ट्र के निर्माणक तत्वों में भूमि को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि भूमि के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है तथा मातृभूमि ही राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगला प्रश्न है, चौथा, राष्ट्र की भूमि संबंधी जानकारी के केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित होने चाहिए? राष्ट्र की भूमि संबंधी जानकारी के केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित होने चाहिए? इसका उत्तर है, राष्ट्र की भूमि संबंधी जानकारी के लिए नगरों और गांवों में केंद्र स्थापित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, किसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए? किसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए? इसका उत्तर है, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध हो, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उन सभी का कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पुनः उत्तर, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उन सभी का कुशल प्रश्न पूछने के लिए अर्थात उनकी जानकारी करने के लिए हमें सजग रहना चाहिए या कमर कसना चाहिए। ये 5 प्रश्न आपके हो गए इससे संबंधित। अब दूसरा अवतरण है, जो मुख्य अवतरण है, अब उसको हम पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगणिक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। अंगणिक मतलब अनेक प्रकार। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, अभ्युदय मतलब विकास के लिए,
इन सब की जांच पड़ताल, इनका परीक्षण निरीक्षण, जांच पड़ताल मतलब परीक्षण और निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। यहाँ आप निशान लगा लीजिए। मुख्य अवतरण है धरती माता की कोख में, यहां से लेकर अत्यंत आवश्यक है। अब इसकी व्याख्या हम आपको बताते हैं, शब्दार्थ जो है वो भी बताते चल रहे हैं। कोख मतलब गर्भ में, अमूल्य, मूल्यवान, निधि मतलब खजाना, वसुंधरा, वसु धन धरा अर्थात वसु माने रत्न, धरा माने धारण करने वाली। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा गया है कि वह वसुओं को धारण अर्थात रत्नों को धारण करती है, इसलिए इसे वसुंधरा कहा गया है। पोषण मिला अर्थात संरक्षण मिला है। अंगणित माने अनेक प्रकार की, तरह तरह की मिट्टियों से हमारी पृथ्वी का विशाल क्षेत्र तैयार किया गया है। जांच पड़ताल, उनका परीक्षण निरीक्षण। अब इसकी व्याख्या। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इसमें लेखक ने धरती की महत्ता का, भूमि की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि हमारी धरती के गर्भ में अनेक प्रकार की मूल्यवान धातु में खजाना भरा हुआ है और इन खजानों को धारण करने के कारण ही, इन रत्नों को धारण करने के कारण ही इसका एक नाम वसुंधरा भी है। तो ऐसी स्थिति में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन सब बातों से परिचित होने के लिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आगे नहीं बढ़ेगा। अर्थात सभी व्यक्ति का, सभी देशवासी का ये परम कर्तव्य है कि इसके बारे में, इस तथ्य के बारे में वो परिचित हो, इनका ज्ञानार्जन करें। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। लेखक कहते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से, जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों वर्षों से अर्थात जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके आंतरिक भाग में तमाम धातुओं का संरक्षण मिला है। तमाम धातुएं उनमें छिपी हुई हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। इसका अर्थ यह है कि दिन रात बहने वाली अर्थात पहाड़ों से, पर्वतों से निकलने वाली, दिन रात बहने वाली नदियां जो हमेशा सदैव साल भर जल से भरी रहती हैं, ऐसी नदियां जो हैं वह पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा करके उसे महीन करती हैं और बहा करके अपने साथ लाती हैं और पृथ्वी के विशाल वक्षस्थल पर उसे जमा करते जाती है, अर्थात उसे उपजाऊ बनाती है। जो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं हमारे आने वाले समय में कि आर्थिक रूप से हम विकास कर सकें, तो इन सब बातों का परीक्षण और निरीक्षण हर एक देशवासी का परम कर्तव्य है। वह इसके प्रति सजग रहे और अनवरत रूप से इसके लिए इस कार्य में वह लगा रहे। हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, वह निरंतर इसकी खोज में लगे हुए हैं ताकि वे अपने राष्ट्र और देश का विकास कर सकें और आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, अब उस पर हम चलते हैं। व्याख्या हमने बता दिया, तो दो प्रश्न आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ, लेखक और शीर्षक से संबंधित जो दो प्रश्न हैं वो हर आपके अवतरण में पूछे जाएंगे। वो पहले से ही निश्चित है, वो कभी बदलेगा नहीं।
तो 2 प्रश्न आपका संदर्भ ये बार बार हमने बताया है तो हो ही गया आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या है इसमें, रेखांकित अंश हमने समझा भी दिया है। तो पहले चलते हैं, अब उसके बाद जो प्रश्न बनता है उस पर हम चलते हैं। 2 प्रश्न आपको अपने से ही करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और लेखक और शीर्षक से संबंधित, क्योंकि व्याख्या भी हमने समझा दी और लेखक और शीर्षक का नाम तो आप जानते ही हैं। अब उसके बाद जो 3 प्रश्न बनते हैं उस पर हम चलते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? प्रश्न है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर यही है कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है कि यह वसु अर्थात रत्न और धरा का अर्थ धारण करना। वसु का अर्थ रत्न, धरा का अर्थ धारण करता, अर्थात यह रत्नों को धारण करती है, इसलिए इसे वसुंधरा कहा जाता है। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है कि यह रत्नों को धारण करती है, इसीलिए इसे वसुंधरा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में किसका पोषण हुआ है? पृथ्वी के गर्भ में किसका? तो पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की धातुओं, मूल्यवान खजानों, निधियों का पोषण हुआ है। पृथ्वी के गर्भ में किसका पोषण हुआ है? पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की धातुओं, बहुमूल्य खजानों का पोषण हुआ है। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए भूमि से संबंधित किन किन बातों की जानकारी आवश्यक है? आर्थिक विकास, प्रश्न है, पुनः प्रश्न सुनिए। आर्थिक विकास के लिए भूमि से संबंधित किन किन बातों की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है? इसका उत्तर है, आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए खजानों तथा पर्वतों से निकलकर दिन रात बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टियों का परीक्षण, निरीक्षण संबंधी जानकारी आवश्यक है। पुनः उत्तर सुनिए। प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए भूमि से संबंधित किन किन बातों की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है? इसका उत्तर है, आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी के गर्भ में जितनी भी बहुमूल्य धातुएं हैं, बहुमूल्य निधियां हैं तथा पर्वतों से निकलने वाली जितनी नदियां हैं तथा उन नदियों द्वारा लाई गई पर्वतों की उपजाऊ मिट्टी से पृथ्वी के विशाल प्रांगण का निर्माण हुआ है, इसके संबंध में जांच पड़ताल, इसका परीक्षण निरीक्षण सबके लिए आवश्यक है। अब ये आपका पूरा हो चुका। अब 2 प्रश्न तो आपको पहले से ही मालूम है, उसको करना है। 3 प्रश्न ये है, आपके 2 अवतरण मुख्य भूमि से संबंधित 2 अवतरण, ये तो कल पिछले वीडियो में हमने 1 बताया था, आज 2 बताया, 3 भूमि से संबंधित आपका पूरा हो चुका। भूमि खंड, आपका भूमि वाला अंश जो है वह अब मुख्य अवतरण समाप्त हो गया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लीजिएगा।